समझने में थोड़ा सा लॉजिकल है बच्चों, पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो है कि कोई भी क्वेश्चन इसका लेंथी बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा लॉजिक का यूज करना, आपने स्टेटमेंट बड़े ध्यान से समझनी है, अदरवाइज चैप्टर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो इसको एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज आप मार्केट में एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर खरीदने के लिए जाओगे, ठीक है। अब आपके पास, आपने क्या करना है, 3 तो कंप्यूटर चूज करने हैं and you have to select 2 laptops. This is desktop. 3 डेस्कटॉप चूज करने और 2 लैपटॉप। तो अब आप देखिए, आपके पास मान लीजिए 3 अलग अलग ब्रांड्स के लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, लाइक आसूस हो गया, डेल हो गया, HP, Lenovo एक्सेट्रा, कोई भी। 3 ब्रांड्स कंप्यूटर के हैं और 3 है लैपटॉप के। सो अब आपके पास कितने टोटल तरीके बनेंगे इनको खरीदने के, ठीक है, ठीक है। 3 ऑप्शन इसके और 2 लैपटॉप के, ज्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो एक मेन जो इस चैप्टर का पर्पस है वो ये कि अगर आपके पास बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स दे रखी है, वो एक जैसी भी हो सकती है और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, तो उनको कितने अलग अलग तरीकों से हम सिलेक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट, ग्रुप्स की बात बाद में करेंगे, कितने तरीकों से उनको अरेंज किया जा सकता है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वो क्या है देखिए, सपोज हमारे पास 2 वर्क है, A and P. These 2 works can be done in ये मान लेते हैं कि जो पहला काम है A, it can be done in M ways and the second work P, this can be done in N ways। यानी कि पहले काम को करने के M तरीके हैं और इसको करने के N तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब ये 2 काम हम कर रहे हैं और अगर B, वर्क B फॉलोज A, यानी कि इवेंट की बात कर सकते हैं, इवेंट B, यू कैन से B फॉलोज A, यानी कि B जो है A पे डिपेंड करता है और उसके A के बाद होगा। तो टोटल A और B दोनों एक साथ कितने तरीकों से किए जा सकते हैं, देन if P follows A, then both A and B can be done in N into N ways। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों, जो यहाँ पर बोले मैंने B follows A, पहले इवेंट A होगा, उसके वो फॉलो करते हुए इवेंट B, यानी उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे केस में जो है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, उसमें दोनों इवेंट जो अलग अलग तरीकों से किए जा सकते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल में क्या है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे। सेम मान लेते हैं कि एक इवेंट A कैन बी डन इन M ways एंड अनदर B इन N ways, बट यहाँ पे अब B जो है A को फॉलो नहीं करेगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। इन दैट केस वी यूज एडिशन प्रिंसिपल if A and B, or you simply can write if B doesn't follow A।
अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे तो यहाँ सीधा सीधा इनको ऐड कर दिया जाएगा, m प्लस n बेस में इनको करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। Okay, so first question is, in a railway compartment there are 6 seats vacant. In how many ways 3 passenger can sit on them? क्या है कि एक रेलवे कंपार्टमेंट में 6 सीट खाली पड़ी है, उसमें 3 पैसेंजर एंटर करते हैं, तो उनको कितने तरीकों से वहां पे बिठाया जा सकता है? So there are, I'm reading the question statement, बच्चों मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट, आप इसको ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट को, इट विल सेव आवर टाइम। फिर से स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। इन अ रेल कंपार्टमेंट 6 seats are vacant on a bench. In how many ways can 3 passengers sit on them? 6 सीट्स है, उनके ऊपर 3 पैसेंजर को बैठना, वो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए कितनी है सीट्स जो अवेलेबल है। 6 और पैसेंजर्स है हमारे पास पैसेंजर्स जो हमारे पास है वो है 3। सो हम फर्स्ट पैसेंजर की बात करते हैं। जब फर्स्ट पैसेंजर एंटर करता है कंपार्टमेंट में तो उसके पास 6 ऑप्शंस हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6। अब वो 6 की 6 जो खाली पड़ी हुई सीट्स है उसमें से किसी के भी बैठ सकते हैं जाके। इज फ्री टू चूज एनी सीट। मान लेते हैं कि उसने S6 को ऑक्यूपाई कर लिया यहाँ से। ओके, पहला पैसेंजर यहाँ पे बैठ गया P1 यहाँ बैठ गया, बट उसके पास ऑप्शन कितनी थी? पैसेंजर 1 P1 हैज 6 ऑप्शंस, उसके पास कितनी है? 6 ऑप्शन है। फिर जब उसने एक सीट ऑक्यूपाई कर ली तो बाकी कितनी बच जाती है? 5, यानी कि सेकंड पैसेंजर जो है P2 में सेकंड पैसेंजर जो है he has 5 ऑप्शन अवेलेबल, और मान लो वो S3 भी आके बैठ गया। ठीक है, तो ये 2 सीट्स तो वैकेंट नहीं है, ये ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो थर्ड के लिए कौन सी? 1 2 3 4 4 ऑप्शन उसके पास बची। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ सीट में से कहीं पे बैठ सकता है। सो थर्ड पैसेंजर जो है he has 3 ऑप्शंस। सो टुगेदर अब जब इनकी टोटल हम करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, इट इज 6 into 5 into 3, this is 120, sorry, this is 4 ways। थर्ड पैसेंजर जो उसके पास 1 2 3 4 वेज बनेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 वेज उसके पास टोटल 3 पैसेंजर्स की बन जाती है, जिस तरह से वो सीट्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले बच्चों। बस अभी हम जो कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम थोड़ा टफ क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ मंथली टेस्ट अ टीचर डिसाइड देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 7, 8 and 9 ईच। 3 एक्सरसाइज है 7, 8 and 9, उनमें से एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। एंड देयर आर 12 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7, 18 questions are in exercise 8 and 9 question in exercise 9। देखिए क्या है, there are 3 exercises, exercise number 7, exercise 8, exercise 9। इसमें क्वेश्चन कितने कितने देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7 में है 12 क्वेश्चन, 8 में है 18 क्वेश्चन एंड हियर यहाँ पर है 9 क्वेश्चन। यस, ये हमें गिवन है। अब जो एग्जामिनर है उसमें से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं इनमें से टेस्ट के लिए। तो देखिए, जब उसने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, ये मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, लेकिन Q1, Q2, Q3। अब जो पहला क्वेश्चन सिलेक्ट करना है वो एक्सरसाइज
7 में से कर रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है एक्सरसाइज 8 में से, और थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 में से। सो देखिए जब वो फर्स्ट क्वेश्चन चूज कर रहा है एक्सरसाइज 7 में से, तो यहाँ पर है 12 क्वेश्चन, देयर आर 12 क्वेश्चंस, और इन 12 के 12 क्वेश्चंस में से कोई सा भी एक सिलेक्ट किया जा सकता है बच्चों। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको चूज करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 12 ways, out of 12 any question can be selected. Similarly for second question there are 18 question in exercise 8, तो यहाँ से 18 ऑप्शन हमारे पास बन जाते हैं सेकंड क्वेश्चन को चूज करने की, क्योंकि उन 18 में से कोई सा भी क्वेश्चन चूज किया जा सकता है। Similarly the third question can be selected out of 9 questions in exercise 9, तो थर्ड क्वेश्चन के पास के लिए फिर हमारे पास ऑप्शन बन जाती है 9, एंड टुगेदर यहाँ पे बन जाता है 1944 वेज। तो इस तरह से हमारे पास 1944 वेज जो बन जाती है क्वेश्चन सिलेक्ट करने की बन जाती है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। देखिए 3 एक्सरसाइज थी, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग था, 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने थे, तो जो पॉसिबल वेज बन रही थी 12, 18 एंड 9 उनको मल्टीप्लाई करते हैं। आई थिंक दिस इज बहुत, ये तो क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चंस का लेवल टफ होता चला जाएगा। सिर्फ स्टेटमेंट आपने बड़े ध्यान से समझनी है, आंसर सिर्फ वन वर्ड जैसे ये सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देयर आर 4 डिफरेंट रूट्स बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कि दिल्ली और बॉम्बे के बीच में, मुंबई के बीच में 4 रूट्स हैं। एक पैसेंजर को दिल्ली से मुंबई जाना है और फिर वहां से वापस आना है। सो यहाँ पे 2 पार्ट्स क्वेश्चन के दिए हैं बच्चों, देखिए क्या है। पहला पार्ट ये कि दिल्ली से बॉम्बे जाना और फिर वहां से वापस आना कितनी पॉसिबल वेज में किया जा सकता है। ओके, मतलब जी किसी भी रास्ते से जाए और किसी भी रास्ते से वापस आ जाए, ठीक है। एनी रूट, यानी कि एनी रूट कैन बी टेकन, कोई सा भी रूट चूज कर सकता है जो पैसेंजर है। सेकंड केस में क्या है, सेम रूट इज नॉट टेकन, यानी कि जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वापस नहीं गए, ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। सो चलिए करते हैं इसको। देखिए जब पैसेंजर दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, मुंबई, तो क्या है उसके पास R1, R2, R3, R4 4 ऑप्शन है जाने की। चारों में से कोई सा भी रूट को ले सकता है दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए। उसके बाद जब बॉम्बे पहुंच गया तो वहां से वापस आना उसको, तो वापस आने के लिए भी फिर 4 वेज है, तो यहाँ पर बन जाती है 4 × 4 16। किसी भी रास्ते से जाए और किसी से भी वापस आ जाए तो 16 वेज में ऐसा पॉसिबल है। बट सेकंड केस में क्या है कि जाते वक्त तो उसके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, किसी भी रूट से जा सकता है, बट जब वापस आएगा तो क्या करना उसने, उस रास्ते से वापस नहीं आएगा जिससे वो जा रहा है। तो यानी कि जाते वक्त 4 ऑप्शन से, आते वक्त अब 1 ऑप्शन उसके पास कम हो जाएगी, तो 3 ऑप्शन बचेगी। तो यहाँ पर फिर सेम रूट से अगर वापस नहीं आता तो 4 × 12, तो 4 × 3 सॉरी 12 ऑप्शन हमारे पास बन जाती है, जिस रास्ते से जाएगा उससे वापस अगर वो नहीं आता। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, सभी में कुछ ना कुछ अलग कंडीशन होंगे बच्चों, बड़े ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के करिएगा। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, from a committee of 8 person, in how many ways, oh this is quite easy, हम कुछ दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है
Each section of +2 in a school has 40 students. +2 क्लास में स्कूल के हर सेक्शन में 40 बच्चे हैं, और अगर हर सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हो, एंड इफ देयर आर 4 सेक्शंस, तो उनमें से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव कितने तरीकों से चूज किया जा सकता है। देखिए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन आपको। देयर आर 4 डिफरेंट सेक्शंस, हम मान लेते हैं +2 के +2A, +2B, +2C and +2D. These are 4 different section of +2 क्लास, ये भी देख है, और हर एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स सेक्शंस हर एक में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। अब हमें जो क्या करना है, हर एक क्लास में से एक CR यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है। तो वो कितने तरीकों से पॉसिबल होगा, देखिए अगर हम सेक्शन ए की बात करें, यहाँ पे 40 स्टूडेंट हैं, उन 40 में से कोई सा भी स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबल वेज बन जाएंगी, 40, क्योंकि 40 में से कोई सा भी बच्चा चूज कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास B, C और D सेक्शन में से 40 में से किसी एक को भी जो है CR के लिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए चूज कर सकते हैं। तो हर एक सेक्शन के पास फिर हमारे पास क्या होगा, 40 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर जो टोटल बनेगा बच्चों, ये बन जाता है 2, 5, 6, 0, 0, 0. These are the possible ways of selecting a class representative. I think this is quite easy. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is, there are 6 MCQ multiple choice question in an examination. How many sequence of answer are possible if the first 3 questions have 4 choices each and the next 3 have 5 choices each? देखिए there are 6 MCQs, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट 3 हम मान लेते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, थर्ड, देन 4th, 5th एंड 6th। दो ग्रुप है अलग अलग। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है इसमें क्या है, देखिए if the first 3 question have 4 choices, अब यहाँ पे क्या है, हर क्वेश्चन के पास 4 ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3, 4, like A, B, C, D. Again this question has A, B, C, D 4 options. ऐसे यहाँ पर तो जो पहले 3 क्वेश्चन है उनकी 4 ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस में, भी 4 ऑप्शन में से कोई सा भी करेक्ट होगा। और ऐसे यहाँ पर जो है लास्ट के 3 क्वेश्चन जो है इनके पास 5 ऑप्शन है, लाइक दिस A, B, C, D, E। लास्ट के 3 क्वेश्चन है उनके पास 5 ऑप्शन है। तो कितनी पॉसिबल वेज में जो है यहाँ पे यस आंसर दे सकता है बच्चा। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, कितनी पॉसिबल सीक्वेंस बनेंगे आंसर की, आंसर चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, ये हमें देखना है। देखिए सो आज आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए पहले जो 3 क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए बच्चे के पास कितनी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है पहले क्वेश्चन में, चारों में से किसी भी ऑप्शन को स्टूडेंट जो है वो टिक कर सकता है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 4 वेज। ऐसे यहाँ पर सेकंड आल्सो इन 4 वेज एंड सेम फॉर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो इसकी भी 4 ऑप्शन है, तो ये 4 वेज में आंसर की जा सकती है। सिमिलरली क्वेश्चन 4th, 5th एंड 6th, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है उनमें 5 ऑप्शन है। सो लास्ट 3 क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड इन 5 डिफरेंट वेज। यहाँ पे 5 अलग अलग वेज बनेंगे। सो दिस इज 64 into 125 and this is 8000. So 8000 पॉसिबल ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास बन जाएंगे उनको आंसर करने की सीक्वेंस। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स
विद और विदाउट मीनिंग। लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। How many words with or without meaning of 3 distinct letters of English alphabets are possible? English alphabets में से हमें 3 letters का एक word बनाना है, चाहे उसका कोई meaning हो या ना हो। वैसे कितनी possible ways बनेंगी? तो बच्चों this is very simple। मेरे ख्याल से सबसे easy questions बनता है। तो देखिए there are 26 alphabets। तो जो पहले वाला अल्फाबेट चूज किया जाएगा, हमें 3 लेटर्स चूज करने हैं। वर्ड जो 3 लेटर्स का बनेगा। सो फर्स्ट अल्फाबेट के फीचर्स नेम जो पहला होगा वो 26 फिनिश में और डिफरेंट है, तो फिर दूसरा एक कॉमा हो जाएगा 25 और फिर एक कॉमा हो जाएगा 26 into 25 into 24। ये तो सबसे इजी हो जाने वाला है क्वेश्चन। सो आप इसको आराम से कर सकते हैं। Okay, the next question is, yes, it's good question. How many 3-letter code words are possible? Code बनाना है letters का। How many 3-letter code words are possible using first 10 letters of English alphabet? अब इसमें 2 कंडीशन दे रखे हैं। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 10 जो है फर्स्ट 10 लेटर्स को चूज करना है और उनसे कोड बनाना है। कंडीशन इज नो लेटर कैन बी रिपीटेड। फर्स्ट पार्ट में कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है और सेकंड में लेटर्स कैन बी रिपीटेड। ओके, सो देखिए अब इसमें फिर से एक बार रीड करो, बड़े ध्यान से देखना। 3 लेटर कोड, 3 लेटर्स का कोड बनाना है। हमारे पास जो अल्फाबेट्स अवेलेबल है, देखिए पहले 10, अब इसमें पहले 10 और लास्ट के 10 वाला कोई ऐसा सेम नहीं है। सीधी सी बात है कि 10 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। सो पहले 10 अल्फाबेट्स है अवेलेबल और 3 लेटर का कोड बनाना है। सो कंडीशन 1 जो पहला फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, रेपिटेशन नॉट अलाउड। रेपिटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करना हमने कुछ भी इसमें। तो देखिए फिर क्या बनेगा हमारे पास इसमें फर्स्ट पार्ट में। तो पहला जो लेटर है वो 10 वेज में चूज किया जा सकता है। पहला अल्फाबेट जो हम चूज करेंगे, उसके बाद रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो दूसरा हो जाएगा 9 और उसमें से फिर एक और काम बनेगा। तो 720 वेज यहाँ पे बनने वाली है। 3 लेटर्स चूज कर रहे हैं आउट ऑफ 10। तो पहला तो 10 वेज पे, 10 के 10 में से कोई सा आ सकता है। जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, तो फिर नेक्स्ट 9 में और फिर एक और कम हो जाएगा तो आ जाएगा 8 वेज में 720। सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है, कोई सा भी लेटर दोबारा यूज किया जा सकता है। तो फिर तो बहुत सिंपल है, पहले को भी 10 में, दूसरे को भी 10 में और थर्ड भी 10 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। तो जहाँ पर रेपिटेशन अलाउड है वो तो बहुत सिंपल केस बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों। स्टेटमेंट बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। टू सेव द टाइम आई एम नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट, आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है बच्चे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट? 100 and 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर बनेंगे जिनमें सभी डिजिट्स अलग होंगे? देखिए 100 and 1000, जब बात हुई बिटवीन 100 and 1000 यानी कि ना तो 100 कंसीडर करना हमने ना 1000, सिर्फ इनके बीच के नंबर्स जो होंगे वो सिलेक्ट करने हैं। तो देखिए 100 and 1000 के बीच में जो है नंबर्स जो होंगे वो होंगे 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर आएंगे तो उसमें क्या होगा? वंस, टेंस एंड 100 प्लेस, ऐसे आएगा। जो वंस, टेंस एंड 100 प्लेस तक ऐसे चलेंगे। और हमारे पास जो डिजिट्स बनते हैं, डिजिट्स कौन कौन से अवेलेबल है? 0, 1, 2, 3 अप टू 9। टोटल 10 डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है 0 से लेकर 9 तक।
अब डिजिट वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, नंबर जहाँ पे बनाने होंगे मैं डिजिट्स के साथ, उसमें एक चीज सबसे पहले आपको ध्यान रखिए कि जीरो जो है वो कभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं आएंगे। लाइक इफ यू राइट 075, सो इसको सिर्फ 75 काउंट किया जाएगा। जीरो एट द एक्सट्रीम लेफ्ट इज नॉट काउंटेड, ये ध्यान रखिएगा। सो इसी तरह से अब यहाँ पर जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनेगी, देखिए फर्स्ट केस में क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है नो लेटर कैन बी रिपीटेड। यस, हाउ मेनी डिफरेंट, यस डिफरेंट बोला है, डिफरेंट। सो आउट ऑफ 10 डिजिट्स जीरो कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा, तो जीरो तो यहाँ से हटा दें, तो फिर 1 से लेकर 9 तक कोई सा भी डिजिट यहाँ पर रखा जा सकता है एक्सट्रीम लेफ्ट पे। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 9 ways, 9 तरीकों से, 9 के 9 डिजिट्स हम में से कोई सा भी एक यहाँ पे रख सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे रख दिया 8 हमने यहाँ पे रख दिया, तो अब ये दोबारा नहीं आएगा, डिजिट 8 दोबारा अब नहीं आएगी, लेकिन बीच में जीरो तो आ सकता है। तो जो पहले 1 से लेकर 9 तक डिजिट थे उनमें से कम होके रह गए 8, लेकिन जीरो इंक्लूड हो गया तो फिर से वो कितना बन जाता है 9। सो मिडिल प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 9, बीच में जीरो आ सकता है। ओके, तो 9 के नंबर में से यहाँ पे कोई सा भी आ सकता है। सपोज यहाँ पे आ गया 0, ये भी कम हो गया, तो उसके बाद कितने बचे 8, तो ये कितनी वेज में आ जाएगा 8। सो दिस इज 81 into 8 which is 648, 648 648 वेज में हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें डिजिट्स में। डिजिट्स वाले क्वेश्चन के साथ बच्चों आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस बन जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ये भी डिजिट्स का है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, इवन नंबर की कंडीशन आ गई। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 to 9 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है। तो देखिए 0 to 9 हमारे पास 10 डिजिट है, और फिर से हमें क्या बनाना है, इट इज 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, लेकिन नंबर कौन सा होना चाहिए, नंबर होना चाहिए इवन। तो पहले इसकी बात करते हैं, इवन नंबर्स कौन से होंगे बच्चों, जिनके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आएगा। सो इवन नंबर्स के लिए 0 2 4 6 एंड 8। सो जो यूनिट प्लेस है उनमें यूनिट प्लेस पे इन 5 डिजिट्स में से कोई एक आ सकता है, 0 आए 2 आए 4 या 6 8 में से कोई सा भी आएगा, तभी वो इवन काउंट होगा। सो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 ways, इन पांचों में से कोई एक नंबर यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे, 0 कभी भी यहाँ नहीं आ सकता, कभी भी 0 यहाँ नहीं आएगा, तो 1 to 9 ये किसमें आएगा, फिर ये 9 ways में फिलअप कर सकते हैं इनको। फिर बच गया मिडल, बीच में 0 आ सकता है। सो टोटल डिजिट्स हमारे पास जो यहाँ बन जाती है वो बनती है 0 to 9 10। सो ये आंसर आ जाता है हमारे पास फिर 450 नंबर्स हमारे पास ऐसे बन जाते हैं बच्चों। सो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टफ क्वेश्चंस करेंगे और परमुटेशन की तरफ आगे प्रोसीड करेंगे। टिल देन